रोज़गार के अवसर, रोज़गार की संभावनाएं, इन पर जब हम विचार करते हैं तो उस रोज़गार और अवसर की प्राप्ति के लिए हमें कुछ अर्हताएं पूरी करनी होती हैं, जिसमें हिंदी के चारों भाषा के साहित्य के कौशलों की बात हम करते हैं। 4 कौशल, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, उनके प्रति एक अपेक्षित गांभीर्य चाहिए। वो केवल एक रस्म अदायगी ना हो, वो एक तात्कालिक अध्ययन ना हो कि परीक्षा देनी है, पढ़ लिया और उसके बाद फिर उसे छोड़ दिया। कोई किताब अगर फिक्शन है, कथा साहित्य है, नाटक है, अनुदित है, मौलिक है, कविता है, उसको हम क्यों पढ़ें ये सोचकर नहीं, उसको पढ़ने से हमारा भाषाई विकास होगा, भाषा अर्जित होगी, समृद्धि होगी, संपन्न होगा। इसलिए हिंदी के गहन गंभीर अध्ययन की आवश्यकता है। ये स्थूल अध्ययन नहीं चाहिए। जितना गहराई में उतरकर हम अध्ययन करेंगे उतना भाषा पर अधिकार बढ़ेगा। और ये जो पठनीयता है, ये जो बोलने, पढ़ने, लिखने और सुनने की के चारों कौशल हैं, ये सतत होने चाहिए, इनमें निरंतर्य होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार कोई पुस्तक, कोई रचना पढ़ ली और उसके बाद 2-3 महीने फिर छोड़ दी, क्योंकि पठनीयता की आदत बननी चाहिए और पठनीयता की आदत ही भाषा के अर्जन का मार्ग प्रशस्त करती है। इसीलिए निरंतर्य चाहिए, निरंतर, लगातार हम अपनी इस आदत को बरकरार रखें। किताबों को पुस्तकालय से लें, खरीद कर लें, पाठ्यपुस्तक हो, संदर्भ ग्रंथ हो, आलोचना ग्रंथ हो, जीवनी हो, धार्मिक साहित्य हो, पुरा साहित्य हो। हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, हमारी जो ज्ञान परंपरा है, वो न केवल संस्कृत में अपितु भारतीय भाषाओं में भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उनके हिंदी अनुवाद भी हमें प्राप्त हैं। तो वो पूरा साहित्य, उसकी जानकारी होनी चाहिए। भारतीय भाषाओं के साहित्य और साहित्यकारों का भी परिचय हमारे पास होना चाहिए। टैगोर कौन थे, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या योगदान रहा। सुब्रमण्यम भारती कौन थे, उन्होंने क्या लिखा और क्या प्रस्तुत किया। इसी तरह चाहे वो कथा साहित्य हो, नाट्य साहित्य हो, संस्कृत साहित्य में अथाह सामग्री हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो पुरा कथाएं, उनकी जो प्रामाणिक उनके ग्रंथ हैं, वो प्रामाणिक ग्रंथ इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि भाषा जब हम कमाते हैं, जब उसका अर्जन करते हैं, तो हमें शुद्ध और मानक भाषा ही अर्जित करनी चाहिए। जो ग्रंथ प्रामाणिक नहीं है, उनमें उनका मुद्रण दोषपूर्ण है, उनमें भाषा की अशुद्धियाँ भरी हुई हैं। उनका उद्देश्य तो धनार्जन होता है। इस तरह की सहायक पुस्तकों के रूप में या गाइड जिसको हम कहते हैं, उनके रूप में हम देखें तो हमें प्रामाणिक ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता है, उससे ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता है। और फिर जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसके बाद मनन चिंतन की आदत भी डालनी चाहिए। हमने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद फिर उसके कुछ निष्कर्ष निकालें कि क्या ये पुस्तक, ये लेखक, ये कवि क्या कहना चाहता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, इस पर हम चिंतन करें। इसके सामाजिक सरोकार क्या हैं, इसके सांस्कृतिक सरोकार क्या हैं। इन सब बिंदुओं पर जब हम चिंतन मनन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी भाषाई जो जानकारियां हैं वो बढ़ती चलती हैं। बड़ी बड़ी समस्याओं और चुनौतियों का निदान अभ्यास में छिपा है। भाषा अभ्यास से ही अर्जित होती है, यह केवल रटंतु विद्या से अर्जित नहीं हो सकती। हम विद्यालयी शिक्षा में, प्रारंभिक प्राथमिक शिक्षा में बहुत सारी चीज़ें रट कर तैयार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा मानसिक विकास होता है, हमारी भाषार्जन की शक्तियाँ और सीमाएं बढ़ती जाती हैं, तो हमें पता लगता है, और ये तो बात बार बार हम कहते ही हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते, सिल पर
परत निशान। ये बात इसीलिए कही जाती है क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, अंग्रेजी में भी ये बात कही गई है। तो भाषा जो है वो अभ्यास की वस्तु है। हम किसी भी भाषा को पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना छोड़ दें तो 6 महीने, साल में, 2 साल में वो भाषा हमारी संपदा नहीं रहती। धीरे 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 वो हमसे छूटती चली जाती है। इसलिए ये चारों कौशल, पढ़ने, लिखने, बोलने, सुनने का, इनका संबंध अभ्यास से है और अभ्यास से ये सशक्त होते हैं, ये और अधिक पुख्ता होते चले जाते हैं, इन पर अधिकार बनता चला जाता है। इसलिए मित्रों, भाषा अभ्यास अर्जित विधा है और ये एक ऐसी विद्या है जो जितना अभ्यास करें उतना बढ़ती है। ज्ञान और भाषा स्वाध्याय तथा अभ्यास से ही अर्जित होते हैं। किसी को विरासत में परिवार से या माता पिता से ज्ञान और भाषा का संस्कार मिल सकता है, लेकिन अगर आपको इस पर अधिकार प्राप्त करना है तो स्वतः आपको कुछ प्रयत्न करने होते हैं और कुछ उपाय करने होते हैं। यह कोई पैतृक संपत्ति नहीं है जो विरासत में मिल जाए। इसलिए भाषा में अधिकार, जैसा कहा जाता है ना लोक में कि मरने पर ही स्वर्ग मिलता है, तो जो स्वर्ग चाहता है उसे कुछ करना पड़ता है, मरना पड़ता है। तो साधना करना, शब्दों का अर्जन करना, शब्दों की कमाई करना, ये भाषा के साथ एक अनिवार्य कारण जुड़ा हुआ है। हिंदी में रोजगार प्राप्त करने का संकल्प भी अत्यंत आवश्यक है। हमारी समस्या ये है कि हम परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में यह सोचकर उत्तीर्ण होते हैं या यह सोचकर शामिल होते हैं कि प्रयत्न करते हैं, हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर प्रयत्न करेंगे। ये जो मानसिकता है, ये जो सोच है, ये आधी पराजय का शुभारंभ है, की शुरुआत है। यानी हमें किसी भी परीक्षा में जाना है तो पूरी तैयारी से और यह सोचकर उसमें बैठना है कि इसको सिद्ध करना है। यानी पहली बार में सिद्धि का संकल्प ये हमारे पास होना चाहिए और ये संकल्प निर्विकल्प होना चाहिए। इस संकल्प में कोई दूसरा विकल्प हमारे पास हो ही ना, यदि यह होगा तो निश्चित सफलता मिलेगी। इसलिए कहते हैं अर्जुन की तरह मछली की आंख पर आंख लगानी चाहिए। ये कला हमें विकसित करनी चाहिए कि मुझे मीडिया में, जनसंचार माध्यमों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया में कहाँ नौकरी करनी है, कहाँ रोजगार के लिए, आजीविका के लिए जाना है। मुझे शिक्षक बनना है, मुझे अनुवादक बनना है, मुझे राजभाषा अधिकारी बनना है, मुझे खेलों की दुनिया में जाना है, मुझे रचनात्मकता की दुनिया में जाना है, मुझे सिनेमा की दुनिया में जाना है, मुझे विज्ञापन की दुनिया, ये तय करना पड़ेगा। और इसलिए फिर उसी पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। किस दिशा में, किस क्षेत्र में, किस अनुशासन में हमारी अभिरुचि है, इसका मूल्यांकन हमें स्वयं करना होता है। इसलिए आपको अपनी भविष्य की राह चुननी होती है और चुनने का एक तरीका यह है कि आपको आपके भीतर से ये बोध होता है, ये ज्ञात होता है कि आप अच्छी भूमिका कहाँ निभा सकते हैं। क्या आप एक अच्छे शिक्षक हो सकते हैं? क्या आप एक अच्छे आंखों देखा हाल प्रस्तोता हो सकते हैं, रनिंग कमेंट्री प्रस्तुत कर सकते हैं? क्या आप एक अच्छे विज्ञापन लेखक हो सकते हैं, पांडुलिपियों का या पटकथाओं का लेखन कर सकते हैं, संवाद लेखन कर सकते हैं, गीत लेखन कर सकते हैं, गायन कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं? ये हमें तय करना होता है। तो हमारा रुझान किधर है, किस अनुशासन में हम हिंदी की रचनात्मकता का उपयोग कर सकते हैं, ये हमें स्वतः अपने भीतर से इस महत्व को परखना होता है, तलाशना होता है, या हमें खुद ही तय करना होता है। हम सामान्यतः दूसरों के दबाव में, दूसरों के सुझाव में आकर निर्णय लेते हैं तो कठिनाई होती है। गुरुजन या माता पिता या बड़े भाई बहन या अग्रज हमें कहते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है,
तुम्हें टीचर बनना है, वहाँ हमें ये देखना है कि हम चाहते क्या हैं, हमारा मन क्या कहता है, हमारी अभिरुचि क्या कहती है। इसलिए अंतःकरण की आवाज़ को सुनना परखना अत्यंत आवश्यक होता है। वाचन कला, लेखन कला, सृजन कला, अनुवाद कला, कोश कला, ये सब अलग अलग कलाएं हैं। हम जानते हैं कि कुछ लोग वाचन कला में बड़े दक्ष और निपुण होते हैं। हम रेडियो टीवी पर समाचार वाचक उनको देखते हैं, वो कितने अधिकार से शब्दों का आरोह अवरोह, अनुतान बलाघात, वाक्य विन्यास, इन सब का कितना ध्यान रखते हैं। उनकी मुख मुद्रा, उनकी अभिव्यक्ति के समय आंगिक चेष्टाएं, ये सब बड़ा महत्वपूर्ण स्थान उनका सुनिश्चित होता है। तो वाचन कला एक आर्ट है, एक कला है। इसलिए आपने देखा हो कि जो वाद विवाद प्रतियोगिताओं में बहुत अच्छा बोलते हैं, जिनकी अभिव्यक्ति कौशल बहुत बढ़िया है, प्रभावी है, वो पुरस्कृत सम्मानित होते हैं। पढ़ना भी एक कला है, चाहे कोई शोध पत्र पढ़ना हो, अखबार पढ़नी हो। वाचन कला में भी कहाँ अल्प विराम, कहाँ विराम, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कहाँ बल देना है, कहाँ टोन बदलनी है, ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं। हम लोग विज्ञापनों में या सिनेमा में हम देख सकते हैं इस कला को कि किस तरह से जो अभिनेता हैं या जो कलाकार हैं वो कैसे इस वैशिष्ट्य का उद्घाटन करते हैं। लेखन भी एक कला है। लिखना और लिखने में भी अपनी अभिरुचि के अनुकूल विषय का, क्षेत्र का चयन करना। आपको किस तरह के लेख लिखने में आनंद आता है, खेलों से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित, सामाजिक सांस्कृतिक लेख हों उससे संबंधित, या समीक्षा कोई करनी है, या आलोचना कोई करनी है, या संपादकीय लिखना है, यात्रा वृत्तांत में आपको आनंद आता है, या किसी की जीवनी में, किसी के आत्मकथा में, माने उस तरह के संदर्भों को ध्यान में रखकर हम लेखन की भी एक कला है, उस कला को विकसित करना बड़ा महत्वपूर्ण साधन बनता है। सृजन कला, ये जो सृजनात्मकता है जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं, ये सृजन सबके बस का नहीं होता, लेकिन आप अपने भीतर सृजनात्मक शक्ति का संचार करें, उसका उन्नयन करें, तो आपको कविता के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में, विज्ञापन के क्षेत्र में, संवादों के क्षेत्र में आपको ये देखना होता है कि आपकी अभिरुचि और आपकी क्रिएटिविटी कहाँ आपको ले जाना चाहती है। कुछ लोग अनुवाद में बड़े दक्ष होते हैं, और अनुवाद में भी कितने आयाम, कितनी दिशाएं, कितने क्षेत्र हैं। साहित्य का अनुवाद, कविता का अनुवाद, कथात्मक या नाट्यात्मक अनुवाद, ये तो साहित्य के क्षेत्र में हुआ। जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, तमाम तरह की साहित्यिक रचनाओं के अनुवाद होते हैं, उनकी पठनीयता होती है। और साहित्य के अनुवाद का तो स्तर ये है, हाल ये है कि नोबेल प्राइज़ का कारक भी बनता है। टैगोर को गीतांजलि पर अनुवाद के कारण ही नोबेल प्राइज़ मिला। तो अनुवाद कला, विज्ञान के क्षेत्र में अनुवाद, तकनीक के क्षेत्र में अनुवाद, बैंक, बीमा, वित्त, वाणिज्य आदि क्षेत्रों में अनुवाद, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अनुवाद, प्रौद्योगिकी के, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुवाद, विधि के क्षेत्र में अनुवाद, बहुत सारे क्षेत्र हैं। अब हमें अपने ज्ञान को, अपनी अभिरुचि को, अपने अधिकार को स्वतः मूल्यांकित करते हुए अपनी राह सुनिश्चित करनी होती है। कोश कला भी एक बड़ा क्षेत्र अब बन गया। डिक्शनरी बनाना, एक समय था जब आज़ादी के बाद हम हिंदी कार्यान्वयन की चिंता कर रहे थे। हिंदी को राजभाषा घोषित 49 में 14 सितंबर को जब किया, तो एक बड़ा संकट ये था कि हमारे पास अपनी शब्द संपदा, अपनी शब्दावली, अपने कोश, अपनी पारिभाषिक शब्द ये नहीं है। हमारे पास प्रयुक्तियाँ नहीं हैं, पद नाम, विभाग नाम, अनुभागों के नाम नहीं हैं। तो इन सब के लिए अंग्रेज़ी की तुलना में या उसकी समतुल्यता में हमने हिंदी की शब्द संपदा को निर्मित किया, सृजित किया, बढ़ाया।
तो कोश बनाना, कोश निर्माण भी एक कला है। उसको कैसे वर्णक्रम से व्यवस्थित करना होता है, कितने प्रकार के कोश होते हैं, कौन सा कोश लिखना है, व्यक्ति कोश, नाम कोश, शब्द कोश, साहित्य कोश, इसी तरह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि व्याकरणिक कोटियों के कोश, एक भाषा का कोश, दो भाषा का, तीन भाषा का, और मल्टीलिंगुअल बहुभाषा भाषी कोश, 22 भाषाओं के कोश एक ही कोश जल्द में तैयार हुए हैं। तो हम देख सकते हैं कि द्विभाषी, त्रिभाषी, चतुर्भाषी, बहुभाषी कोश, ये कोश कला है। इस कोश कला का भी ज्ञान, इसमें भी दक्षता, इसमें भी सामर्थ्य बनाने का संकल्प हमारे पास यदि है तो हम रोजगार के अवसरों को सहज ही प्राप्त कर सकते हैं, उद्घाटित कर सकते हैं। इसलिए हमें ये देखना होगा कि हमारे पास ईश्वर प्रदत्त जो एक, जिसको गॉड गिफ्टेड स्किल कहते हैं, वो क्या है? वो वाचन कला है, वो लेखन कला है, वो अभिनय की कला है, वो नृत्य की कला है, वो गायन की कला है, वो विज्ञापन लेखन में, सृजनात्मक लेखन में, अनुवाद लेखन में, कोश तैयार करने में कहाँ हमारा जो रुझान है, हमारी जो अभिरुचि है, वो किधर हमें ले जाना चाहती है, ये भी हमें देखना होता है। कंप्यूटर अनुप्रयोग, यह भी हिंदी में रोजगार के अवसरों के लिए आज अत्यंत आवश्यक हो गया है। किसी भी पद पर, छोटे या बड़े, किसी भी पद पर जाएं, कंप्यूटर की जानकारी अगर हमारे पास है, उसके एप्लीकेशन, उसके अनुप्रयोग से हम अवगत हैं, तो हमारी रोजी रोटी के अवसर तुलना में बढ़ जाते हैं। इसलिए कंप्यूटर पर टंकण करना, संपादन करना, लेखन करना, ये सब तो आना ही चाहिए। उसके लिखे हुए की प्रूफ रीडिंग करना, और मशीनी अनुवाद, कंप्यूटर या इसी तरह के बहुत से अब ऐप आ गए जो अनुवाद करने में हमारी बड़ी मदद कर रहे हैं। तो मशीन जो अनुवाद करती है, उस अनुवाद कला में भी अगर हम दक्ष हैं, और फिर मशीन द्वारा किए गए अनुवाद की वेटिंग, पुनरीक्षण करने में, उसका संपादन करने में, उसका संशोधन करने में, इसमें भी अगर दक्षता हमारे पास है तो एक बड़ी उपलब्धि है। इसलिए ये जो कंप्यूटर अनुप्रयोग की, मशीन अनुवाद की प्रविधियां हैं, इसकी जो प्रक्रिया है, पूरी प्रोसेस है पूरा, उसका बोध हम अर्जित करें समय रहते। या तो मुख्य रूप से इस क्षेत्र में जाना हो तो इस पर अधिकार प्राप्त करना है। अगर अन्य क्षेत्र में हमें हिंदी अनुप्रयोग, हिंदी व्यवहार, हिंदी में रोजगार की दृष्टि से जाना है, तो कंप्यूटर अनुप्रयोग की अतिरिक्त जानकारी हमारे लिए सहायक होती है, मददगार होती है। इसलिए उसकी सीमाओं और शक्तियों की समझ ये हमें विकसित करनी होती है। ये अत्यंत आवश्यक है कि कंप्यूटर से अनुवाद करें तो उसकी सीमाएं क्या हैं और उसकी शक्तियां क्या हैं। उससे समय की बचत होती है, ये ठीक है, लेकिन बहुत सही, सटीक, सार्थक अनुवाद मशीन नहीं कर पाती। इसलिए अनुवादक उसमें अपनी रचनात्मक भूमिका निभाता है। उस अनुदित सामग्री को वो पुनः संशोधित, संवर्धित करता है, उसका पुनरीक्षण करता है, उसकी वेटिंग करता है और उसे बहुत बेहतर बनाता है। इस तरह मित्रों, हमने हिंदी में रोजगार के अवसर खोजने के लिए कुछ अर्हताओं पर विचार किया। अब हम चलते हैं हिंदी में रोजगार के उपलब्ध अवसरों की दिशाओं पर। पहली महत्वपूर्ण दिशा शिक्षा और शिक्षण की, प्रशिक्षण की, ज्ञान के क्षेत्र की, यह दिखाई देती है। अगर हमें एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में जाना है, शिक्षण यानी टीचिंग के क्षेत्र में जाना है, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के क्षेत्र में जाना है, और हमें नॉलेज के, ज्ञान के भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। अब तो ये बड़ा सुखद अवसर है हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा पर पुनर्विचार कर रहे हैं, उसको फिर से उद्घाटित कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि हमारे पास कितनी समृद्ध, संपन्न ज्ञान परंपरा रही है, अलग अलग अनुशासनों और आयामों में रही है। तो आज हम उन अवसरों को कुशल, सक्षम और अधिकारी अनुवादकों की दृष्टि से, टीचर्स की दृष्टि से, शिक्षकों की दृष्टि से
इन सब क्षेत्रों में सबसे अधिक आवश्यकता शिक्षा के क्षेत्र में पहले भी थी, आज भी है, क्योंकि शिक्षा एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज का, विकसित समाज का एक अनिवार्य आयाम है। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के नागरिकों का शिक्षित होना, अद्यतन अधुनातन वैश्विक ज्ञान से संपन्न होना, समृद्ध होना, अवगत होना, ये अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए सरकार या व्यवस्था या समाज सेवी संस्थाएं ये शिक्षा पर प्रशिक्षण पर बल देती हैं। तो हम हिंदी कार्यान्वयन को यदि सार्थकता देना चाहते हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ हिंदी, हिंदी अनुप्रयोग पर बल देना चाहते हैं, तो हमें ये एक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र दिखाई देता है। लेकिन ये हमें देखना होगा कि हम एक सफल टीचर, एक सफल शिक्षक, एक सफल लेक्चरर, यानी प्राध्यापक, अध्यापक, प्राध्यापक, प्रोफेसर, तमाम तरह के ऐसे क्षेत्र हैं। फिर हम तकनीकी शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं, हम पारंपरिक शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं, हम दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन से जुड़ना चाहते हैं, हम विदेशी नागरिकों को शिक्षित करने वाली पद्धति और प्रक्रिया से जुड़ना चाहते हैं, हम प्रौढ़ों को शिक्षित करने के क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं। ये तमाम तरह की चीज़ें हमारे सामने स्पष्ट होती हैं। ये जो NEP, जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं 2020, इसमें अनुवाद और अनुवादकों को नए भारत के निर्माण का एक सशक्त सार्थक साधन बताया गया। यानी अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण बन गया। एक ज़माने में, एक युग में अनुवाद दोयम दर्जे का काम होता था। अनुवाद को बड़ी हेय दृष्टि से, नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता था। अनुवादक को प्रवंचक कहा जाता था और अनुवाद को पाप भी कहा जाता था। लेकिन अब वो स्थितियां बिल्कुल बदल गई। अब तो हम जब भारत के नवनिर्माण की परिकल्पना कर रहे हैं, जब भारत के भीतर अनेक प्रकार के आयामों को उद्घाटित करने, हमारी पारंपरिक विद्याओं का पुनर्मूल्यांकन, पुनर्प्रस्तुतिकरण, पुनराख्यान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो अनुवाद एक सशक्त टूल के रूप में, एक साधन के रूप में, एक उपकरण के रूप में हमारे सामने आ गया है। इसलिए हमारी शिक्षा नीतियां भी अब जो बिल्कुल अद्यतन शिक्षा नीति 2020 है, उसने तो अनुवाद और अनुवादकों को नए भारत के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करने वाला माना है। आज हिंदी और भारतीय भाषाओं के शिक्षण क्षेत्र में देश विदेश की भाषाओं ने अनुवाद के माध्यम से क्रांति पैदा की है। यानी देश विदेश की अनेक भाषाएं, उनमें से हम जो ग्राह्य है, जो अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है, वो चाहे साहित्य हो, चाहे तकनीक हो, चाहे उद्योग और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, चाहे मनोरंजन का और चिकित्सा का क्षेत्र हो, जहाँ से भी जो बेहतर लोकहित, जनहित, राष्ट्रहित के लिए मिले, उसका अनुवाद, ये अब हम इसका स्वागत कर रहे हैं। यानी हिंदी और भारतीय भाषाओं में परस्पर और देश विदेश की भाषाओं से परस्पर अनुवाद, इसकी एक सशक्त परंपरा अब शुरू हो गई है। यदि हम सफल और सार्थक शिक्षक बनना चाहते हैं, अच्छा प्राध्यापक या प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो अनुवाद कला में सिद्धस्त होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अनुवाद हमें भाषाई दृष्टि से समृद्ध और संपन्न बनाता है, सिद्धस्त बनाता है। हमें शब्द चयन का बोध, व्याकरणिक व्यवस्था की समझ, ये अनुवाद के माध्यम से ही होती है। इसलिए सटीक सार्थक प्रयोग का द्वार जो है वो अनुवाद के माध्यम से खुलता है। अच्छे शिक्षक, चाहे वो स्कूली स्तर पर, विद्यालयी स्तर पर शिक्षण करते हों या कॉलेज और विश्वविद्यालयी स्तर पर शिक्षण करते हों, अच्छे शिक्षक वही होते हैं जो बायलिंगुअल, ट्राइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल होते हैं। एक भाषी, द्विभाषी, त्रिभाषी और बहुभाषी होते हैं। क्योंकि कक्षा में अनेक प्रकार के, अनेक भाषाओं के विद्यार्थी होते हैं, तो शिक्षक अपनी बात को, अपने ज्ञान को अपने विद्यार्थियों तक, सभी तक पहुंचाना चाहता है। तो उसे जहां आवश्यकता होती है वो हिंदी में या अंग्रेज़ी में या
संभव हो तो क्षेत्रीय स्तर पर वहाँ की भाषा में वो उस विषय को अभिव्यक्ति प्रदान करता है, बोधगम्य बनाता है, संचरित करता है। शिक्षक की भाषा, उसकी संप्रेषणीयता, उसकी शाब्दिक संपदा, उसका ज्ञान, यानी शिक्षक की पहचान कक्षा में, समाज में उसकी भाषा से होती है। जैसे व्यक्ति की पहचान उसकी भाषा से होती है, वो कैसे शब्द का चयन करता है, प्रयोग करता है और किस प्रकार करता है। ऐसे शिक्षक भी कितना सहज और संप्रेष्य भाषा में अपने विषय को कक्षा में प्रस्तुत करता है। उसकी संप्रेषणीयता, उसका कम्युनिकेशन, उसकी अवधारणात्मक शब्दावली, उसकी समझ और अनुशासन विशेष की विशेषज्ञता, इन सब को अर्जित करने की कला, ये भी अनुवाद से ही हासिल होती है, प्राप्त होती है। इसलिए मित्रों, अनुवाद एक कला भी है, विज्ञान भी है, शिल्प भी है। शिक्षक अनुवादक को, यानी वह शिक्षक जो अनुवादक भी होता है, इन सभी में दक्षता प्राप्त करने के साथ साथ अनुवाद को एक शस्त्र और एक शास्त्र की तरह भी प्रयोग में लाना होता है। तो हम भले ही हिंदी के या भारतीय किसी भाषा के क्षेत्र में रोजी रोटी की तलाश करने जा रहे हों, हमें अनुवाद कला में भी अपने को सशक्त, समर्थ और सक्षम बनाने की आवश्यकता होती है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।